धंदे करण्याकरता बंद नव्हती केली, करन्सी फ्रीज करण्याकरता फॉर कॅल्क्युलेशन पर्पज, की तुमच्याकडे हाय डिनोमिनेशन व्हॅल्यूज किती आहे आणि तुमचं GGIDचं सॉफ्टवेअर आहे. आत्ता जी काही बँकिंगमध्ये सॉफ्टवेअर त्याच्यामध्ये हे GGIDचं बऱ्याच बँकिंगमध्ये असलेलं सॉफ्टवेअर आहे. एक लक्षात घ्या, एव्हरी सॉफ्टवेअर keeps the trail of transactions which you do. You may not know this, but it keeps a trail. And with that trail, if any bank has made or played in the server and database, it can always be detected at a subsequent date, subsequent time. आता या 14 लाख कोटी नोटा कॅन्सल झाल्यानंतर 70,000 कोटी नोटा बँकांकडे आहे, रांग लागली आणि लोकांनी पैसे भरले. परवाच्या मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये गांधी साहेबांनी असं सांगितलं डेप्युटी गव्हर्नर की आमच्याकडे 11,85,000 कोटी नोटा 500 आणि 1000च्या परत आल्या. दुसऱ्या दिवशी अरुंधती रॉयचं स्टेटमेंट होतं की हा रिझर्व्ह बँकेचा आकडा चुकला, खरा आकडा रिझर्व्ह बँकेने काढता आला. आता ही गल्लत कशाला झाली? साधी गोष्ट, आमच्याकडे 600 कोटी रुपये लोकांनी भरले आमच्या 45 दुकानांवर. आम्ही काय केलं, आम्ही आमच्याकडे भरलेले पैसे स्टेट बँकेत भरले, IDBI भरले, ICICI मध्ये भरले, काही रिझर्व्ह बँकेत भरले. आम्ही या प्रायव्हेट सेक्टर बँकांकरता कल्याण जनता इज ए क्लायंट आणि ॲज अ क्लायंट आम्ही भरले. आमच्याकडे 700 कोटी आले ते आम्ही रिझर्व्ह बँकेला कळवले. ह्या लोकांनी आम्ही त्यांच्याकडे भरलेले ते रिझर्व्ह बँकेला कळवले. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा 11,85,000 कोटीचा जो आकडा आहे त्याच्यामध्ये गल्लत आहे, कदाचित डबल अकाउंटिंग आहे. पण आपण एक प्रिझ्यूम करूया की 11,85,000 कोटी ट्रू आहे, म्हणजे 12 लाख कोटी खरं आला. 14 लाख कोटीपैकी 12 लाख कोटी जर का डिसेंबरचे 7 किंवा 8 तारखेपर्यंत येत असतील तर आता यायची बाकी किती राहिले? फक्त 2 लाख कोटी. पण ते काय येत नाहीये, ते येत नाही ना. म्हणजे आता एक आर्ग्युमेंट असं केलं जातंय की हे 2 लाख कोटी जर का बँकेत आले तर डीमरायचा जो निर्णय घेतला होता तो फुकट गेला. अपेक्षा काय आहे? ब्लॅक मनी काढायचं आहे ना. अपेक्षा अशी आहे की ब्लॅक मनी काढायला पाहिजे. पण नुसता ब्लॅक मनी काढणं हा एवढा एक उद्देश नाही आहे. तर फेक मनी काढणं, एक पॅराग्राफ रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे की आत्ता ज्या 500 आणि 1000च्या नोटा केल्या आहेत त्या इतक्या बेमालूमपणे ॲक्युरेट आहे की रिझर्व्ह बँकेला देखील ओळखता येणार नाही इतकी त्याची ॲक्युरेसी आहे. आणि म्हणून या कॅन्सल करायला पाहिजे. म्हणजे खरी नोट कुठली, खोटी नोट कुठली हे ओळखता येणं अवघड झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे हे कॅन्सलेशन करायला पाहिजे. फेक नोटा सर्क्युलेशन मध्ये किती आहे ज्याला पागल म्हणता येईल याचा अंदाजच नाही. आणि ह्याचं जर का चित्र तुम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला तर असं तुमच्या लक्षात येईल की 22 किंवा 23% जर का फेक नोटा असतील तर साधारणपणे 4 ते 5 लाख कोटीच्या फेक नोटा सर्क्युलेशन मध्ये ज्या कदाचित आता बँकिंग चॅनलमध्ये येणार नाही. 14 लाख नोटांचा जो हिशोब आहे तो रिझर्व्ह बँकेच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये आहे. 2 लाख कोटी नोटा ज्या अजून यायच्या बाकी आहे, जे 30 डिसेंबरमध्ये येणं अभिप्रेत आहे, त्या आल्या तर काय आणि नाही आल्या तर काय, अशी 2 चित्र आता निर्माण झाली. कारण आता सीझन गेलं ना, इट्स ऑलमोस्ट ओव्हर 4 वीक्स. मग 4 लाख नोटा ज्या बोगस म्हणून सर्क्युलेशन मध्ये आहेत त्या कदाचित येणार नाही आणि ह्या 2 लाख कोटी नोटा जेन्युइनली येतील. या 2 लाख कोटी नोटांमध्ये फेक नोट्स येतील. मला जो प्रश्न दिसतोय तो याच्या पुढचा आहे. जर का रिझर्व्ह बँक म्हणते की या फेक नोटा आम्हाला ओळखताच येत नाहीये, आमच्याकडे मेकॅनिझम नाहीये, आमच्याकडे जे फोरेन्सिक आयडेंटिफाय करण्याची जी मशिनरी आहे ती मशिनरी सुद्धा ओळखू शकत नाहीये, तर मग या 14 लाख कोटी नोटा आल्या आणि त्यातल्या 4 लाख कोटी जर बोगस नोटा निघाल्या तर काय करायचं? बँकांनी भूर्दंड सोसायचा. आता काय होतं, रिझर्व्ह बँकेची जी गॅरंटी स्कीम आली ती जर तुम्ही वाचली तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक बँकेने गॅरंटी बॉन्ड द्यायचा आहे की समजा मी रिझर्व्ह बँकेकडे भरलेल्या नोटांमध्ये बोगस नोटा निघाल्या, फेक नोटा निघाल्या, तर माझं रिझर्व्ह बँकेचं अकाउंट तुम्ही परस्पर डेबिट मारा मला न सांगता. आता मला सांगा, समजा माझ्या बँकेने 600-650 कोटी रुपये भरले
आणि खुदानं खासता त्यातले समजा 10% बोनस निघाले तर 6 कोटी माझ्या अकाउंटला डेबिट पडतील. माझ्यासारख्या बँकेने करायचं काय? ह्याच्यावरती आता रिझर्व्ह बँक विचार करायला लागले की कुठेतरी हे कॉम्पन्सेशन रिझर्व्ह बँकेला देण्याशिवाय पर्याय नाही. मला एक सांगा, 4 लाख कोटीच्या बोगस नोटा बँकांनी एक्सेप्ट केल्या म्हणजे देयर इज अ चान्स 14 लाखाच्या ऑफिशियल रिझर्व्ह बँकेच्या अकाउंटमध्ये असलेल्या नोटा बँकांकडे जमा झाला नोटा 18 लाख कोटी. काय होईल चित्र? सो दिस इज समथिंग विच एव्हरीबडी इज ट्राइंग टू फिगर आउट. समजा हे नाही आलं, येतील कसे? जेन्युइन यू विल बी अंडर स्कॅनर बॉस. एक लक्षात घ्या, जनरल अकाउंट, झिरो अकाउंट, तुमचे स्वतःचे पैसे सोडून जे तुम्हाला सांगता येतील असे कुठलेही पैसे भरले असतील, 2.5 लाख 2.5 लाख सगळं झूठ है, सब झूठ है. 50,000 भी भरा रहेगा, आपको पूछा जाएगा बॉस के कैसे लाया, उसको टाइम लगेगा. आज नहीं पूछेंगे, 3 साल के आज कोई आपको पूछने वाला नहीं है. पहले पैसा ले लो, नया नोट दो, बाद में लिखेंगे. Nobody is going to ask you this. So possibly या नोटांमुळे हे जे निर्माण झालेले प्रश्न आहेत हे ॲज अ बँकर म्हणून तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, म्हणून मी तुमच्यापुढे मांडतो. मी इकॉनॉमिस्ट नाही आहे, पण मला एक गोष्ट चांगली दिसते, समोरची दिसते मला ती अशी की या 14 लाखांच्या नोटा आहेत, याच्यामध्ये अनअकाउंटेड मनी पण समजा असेल 2 लाख कोटी किंवा 3 लाख कोटी, त्याचा गेसवर्क नाही, सिस्टम मध्ये आया. घर में जो पड़ा था, कबर्ड में रख के पड़ा था, वो बैंक में आ गया, वो अकाउंट पे आ गया, वो एस्टीमेट में आ गया. मार्च 16 को जो साल खत्म हुआ, फॉर दैट ईयर एंड व्हाट वाज अवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? राष्ट्रीय सकल उत्पन्न. सिंपल फॉर्मूला ऐसा है, the sum total of total expenses made by the nation, whether it is revenue or capital, is gross domestic product. Simple definition. I will not go into the technicality because time will not be sufficient. That total GDP was 135 lakh crore. 135 lakh crore. हम मैं लिख भी नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा ये अमाउंट है. Now CBDT, which studied the parallel economy, which tried to reach the number. If you read that report, which is available on Ministry of Finance website, which says that anywhere between 25% to 100% is the parallel economy. अगर 135 लाख करोड़ का 25% आप करते हो, तो रफली अराउंड 35 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है लोएस्ट. और 100% पकड़ते हो तो 135 लाख करोड़ के पैरेलल इकोनॉमी. तो व्हाट इज पैरेलल इकोनॉमी? द इकोनॉमी व्हिच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग. ब्लैक मनी प्रोड्यूस करता है ना, ब्लैक मनी जिसका भी है, इट क्रिएट्स एसेट व्हिच इज नॉट अकाउंटेड, व्हिच इज नॉट टेकन इनटू द बैंक्स बैलेंस और कंट्रीज बैलेंस शीट. दे डू मैन्युफैक्चर, इट इज पुट. नाउ 35 लाख लोएस्ट एस्टिमेट लेके चलते हैं, 35 लाख करोड़ अगर पैरेलल इकोनॉमी है तो इसका एडवांटेज किस तरह से लिया जाएगा? डिमोनेटाइजेशन से. एडवांटेज ये दिखता है कि इंडिया में टैक्सेस कितने हैं, कितने टाइप के हैं. इनकम टैक्स है, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, वर्कमेंस टैक्स है, दुनिया भर के टैक्स है. अगर टोटल परसेंटेज लिया जाए तो द टैक्सेस विल बी इन द रेंज ऑफ 50%. Let us look at a very negative aspect. I think negatively. ऐसा मान के चलते हैं कि टैक्सेस सिर्फ 10% है. पैरेलल इकोनॉमी अगर हम 35 लाख करोड़ की पकड़ते हैं, वो अगर अकाउंट में आ गई तो टैक्स रेवेन्यू 10% से बढ़ जाएगा. यानी कितना बढ़ेगा? 3.5 लाख करोड़. मार्च 16 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसमें टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 9.5 लाख करोड़. बजट किस तरह का होता है? मार्च 16 में जो बजट किया उसमें 19 लाख करोड़ का खर्चा था और 14 लाख करोड़ का कलेक्शन था. भाई वी आर लोएस्ट टैक्सेस.
टैक्सेस एंड रेवेन्यू मॉडल्स। 5 लाख करोड़ का जो डिफिसिट है ना, वो गवर्नमेंट कहां से लाती है? तुमसे ही लाती है। तुमको एसएलआर रखना पड़ता है ना, वो क्या है एसएलआर? जीसेक बॉन्ड में क्या रखते हो तुम? दैट इज गवर्नमेंट बॉरोइंग, दैट इज मेड बाय बॉरोइंग्स। प्रिज्यूम करो ये 3.5 लाख करोड़ पैरेलल इकोनॉमी का अगर रेवेन्यू में बढ़ गया तो गवर्नमेंट बॉरोइंग जीरो हो जाएगा। यही अगर तुम 135 लाख करोड़ का अगर सोचोगे तो अपने देश में से इनकम टैक्स निकल जाएगा। अपना फिस्कल डेफिसिट कितना है? 4.5 लाख करोड़ के आसपास अपना फिस्कल डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा। बैंकिंग में क्या चेंज आने वाला है? टैक्सेस के बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो आने वाला समय बताएगा। डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं है ये समय बताएगा। लेकिन बैंकरों ने जो काम किया है पिछले 4 हफ्ते में वो जिंदगी में कभी किया नहीं होगा। जिस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है, बैंकर्स को अभी ये पता नहीं है, they don't know कि what kind of risk they are entering into। सिंपल रिस्क ऐसी है कि मैं अगर क्लाइंट से पैसा लेता हूँ, एक्सचेंज सिर्फ 4,000 का करना है, एक्सचेंज बाद में बंद हो गया, अकाउंट में पैसा जमा करना है, उसका रिजर्व बैंक का सर्कुलर रिजर्व कभी अटकेगी नहीं। बहुत रिजर्व बैंक ने जो सर्कुलर निकाला ना, शांति से पढ़ो, वो किसी बैंक ने वो किया नहीं है, वो आपको भी सोचना है। सर्कुलर ऐसा कहता है कि अगर केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट में अगर आदमी पैसा भरता है उसको 100 करोड़ भर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ए बैंकर तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने उसका पैन नंबर कंफर्म करना है। तुमने किया है? तुमने पैन लिया है? सिर्फ पैन नंबर लिया है, कंफर्म किया ही नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं कि 2-2, 3-3 पैन नंबर है, बोगस पैन कार्ड है, बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये कब होगा? जब इन्वेस्टिगेशन रहेगा। स्पेशली द नोट्स व्हिच यू हैव एक्सचेंज, द पर्सन हु इज नॉट द ओनर है की आपल्याला डेटाबेस देता आहे की नाही, याच्यावरती पण व्हॉट्सअप मध्ये उत्साहाने दुसऱ्या दिवशी गुवाहाटीला एका इन्कम टॅक्स ऑफिसरने काढलेली नोटीस दुसऱ्या दिवशी फिरत होती, सेकंड डेला फिरत होती, ती बोगस होती। पण अति उत्साही ब्युरोक्रॅट असतातच ना शेवटी। पण या सगळ्या विषयांमध्ये मला जे दिसतंय की असे ॲज अ बँकर आपण भरडले जाणार आहोत आणि आपण आपला बँकिंगचा धंदा विसरणार आहोत, इतकी परिस्थिती मला सध्या दिसते। दुसरी परिस्थिती ॲज अ बँकर म्हणून मला कॉन्टेम्पररी सिनेरिओ मला काय सांगावं असं वाटतंय। व्हॉट्सअपवरती एक मोठा विरोध आला होता की मेरे प्यारे देशवासियों असं म्हटलं की धडकीत प्रदेश आहे, बरोबर ना? आता दुसरा एक व्हॉट्सअप येत आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं तथ्य आहे। 30 दिसंबर को ऐलान करूंगा। 30 दिसंबर को ऐलान क्या क्या हो सकता है? एक इंटरेस्टिंग व्हॉट्सअप मध्ये आलं होतं असं होतं आणि ते तथ्य आहे कारण रिझर्व्ह बँकेची एक सिनियर मंडळी म्हणतात की असं होऊ शकतं। मी फक्त नाव नाही करू शकत कारण ते सरांचे पण जास्त आहे की प्रिएम्प्टिवली 31 मार्च विल बी प्रीपोन्ड। बंद कर दूं क्या? बिल बजट का इसका पायलट नाही किती बराच वेळ झाला का? ग्लास सो 31 दिसंबर को जो अनाउंसमेंट होगा वो किस तरह का होगा? There will be one announcement which is expected is that 31st March is preponed and everybody in the country will close the books account, including banks. अभी ये ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? ऐसा सोचने की आवश्यकता क्यों है? Why thinking is like this? Thinking is like this because we Indians are all जुगाड़ू fellows. हम लोग बहुत जुगाड़ करते हैं, अकाउंटिंग में तो करते ही करते हैं। बिलीव मी 11 नवंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो प्रेसिडेंट है उसने सब सीए लोगों को एक मेल दिया। वो मेल मेरे पास है। वो मेल ऐसा दिया
कि you have to advise your clients strictly as per the guidelines of Reserve Bank of India and Government of India. So don't advise your clients कि ऐसा करो, इसके खाते में डाल दो, उसके खाते में डाल दो, ऐसा कुछ मत करो. क्यों प्रेसिडेंट ICAI के प्रेसिडेंट ने ऐसा लिखा? क्योंकि उनको मालूम है ना, प्रैक्टिस करने वाले किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं. Now with this logic, there are chances that you will be forced to close the books of the accounts. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने को दिसंबर को कहे गए तो मेरे तो ग्रॉस एनपीए 10% हो जाएंगे. समझो अपने बैंक को करना पड़ा तो मेरे एनपीए तो 10% हो गए, मेरे रेट एनपीए 6% हो गए, मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला, मैं डिविडेंड कहाँ से दूंगा? राइट. अब ये रिजर्व बैंक आपको धीरे धीरे झटके दे रही है ऑलरेडी. जैसे डिमोनेटाइजेशन का पिछले 4-5 सालों से चल रहा था धीरे धीरे, बट वी डिड नॉट पिक अप द सेल्स. रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी सर्कुलर निकाल दिया कि भाई नवंबर दिसंबर का इंस्टॉलमेंट रहेगा, उसको तुम पीरियड दे दो. बोला है ना, सर्कुलर आया है. द इंस्टॉलमेंट्स व्हिच आर ड्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कैन बी गिवन अ मोरेटोरियम. अभी वो सर्कुलर इतना कंफ्यूजिंग है कि सोचो मत. दिसंबर के बाद क्या करने का? यानी अपने को ये पकड़ने का है कि 150 दिन का मिल गया है, ऐसा पकड़ने का है कि नहीं, ऐसा नहीं है. 31 अक्टूबर ये लास्ट डेट पे तो उसका इंस्टॉलमेंट आना ही चाहिए. समझो 31 अक्टूबर को उसके 3 इंस्टॉलमेंट है और नवंबर दिसंबर के 2 इंस्टॉलमेंट होने के बाद 5 इंस्टॉलमेंट हो गए, तो अकाउंट इनके हो गया क्या? आंसर इज नो. Because these 2 installments are different. Can my system calculate this? मेरा जो सॉफ्टवेयर है, हम सब काम को लगने वाले हैं. मैं जो बोल रहा हूँ ना एज ए बैंकर, हमारी जिंदगी बहुत खतरे में है. वो इस तरह से है. दूसरी एक चीज ऐसी है इसमें कि जो तुम्हारे मेरे जैसा छोटा आदमी था जो सैलरी पे जीता है, जो जिसका बिजनेस नहीं है, उसने तो बेचारे ने डर के सब में पैसे भर दिए पहले ही 8 दिन में. उसने पैसे भर दिए, उसको उसके पैसे निकालने के लिए तकलीफ हो रही है. लेकिन ये तकलीफ की बात प्राइम मिनिस्टर ने उसी दिन की थी, सबको तकलीफ होगी. सो ही हैव प्रेडिक्टेड देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रबल. ग्रेजुअली मुंबई जैसे शहरों में ट्रबल कम होते जा रहा है. जैसे मैंने गुरु साहब मुझे पूछ रहे थे, मैंने ये बताया क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आया नया में, बहुत. मेरी तकलीफ अलग ही है, मेरा जूना पैसा उठाने के लिए कोई नहीं. लेकिन उसके लिए भी जो 100% शेयर वाला राइस था एज ए शेड्यूल बैंक, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर दिया. मेरा फिर उसमें एक दिन का डिफॉल्ट आया. ऑल शेड्यूल बैंक डिफॉल्टेड ऑन 27 which was a Sunday. Yours is not a scheduled bank, that therefore it was not made applicable to you. But almost all scheduled banks defaulted in CRR on 27th. Because it was not possible. 26 को शाम को 7 बजे मुझे सर्कुलर बोलेगा कि बॉस आज से तेरे को 16 नवंबर से 100% भरने का है. कहाँ से करेगा? संडे को मैं बंद. Monday we closed 70-80 crores, we borrowed 50 crores in the market and we complied with CRR. Now this is how, when जैसे मैंने सर आपको बताया कि रिजर्व बैंक made serious errors in several occasions. This was one of the errors where they did not visualize the ground reality. Now what they are saying, don't worry, हम आपको माफ कर देंगे, इसमें कोई चार्ज पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई पनिशमेंट नहीं आएगा. लेकिन मुझे तो भाग दो, दिल का तो मेरा ये नुकसान हो गया ना, मैं जाके सर मेरा डिफॉल्ट हो गया, अभी क्या करूँ? They were all kind enough, they were all good enough, they were very supportive, no issues of that. But perhaps the ground realities could have been visualized in a better way. दूसरी एक चीज जो है कि 8 दिन को अनाउंस हो गया, 9 तारीख को छुट्टी था, 10 तारीख को जब मुझे पैसा निकालने का है तो मेरा करेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. स्टेट बैंक ने क्या बोला मालूम है? मैं तेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दूंगा क्योंकि मैं उनका क्लाइंट हूँ. मैं क्लाइंट को 10,000 दूंगा. दूसरे दिन सर्कुलर आया विजय कुमार. आई स्पोक टू विजय कुमार. विजय कुमार सेड बॉस, जैसा तुम्हारे ऊपर प्रेशर है वैसा मेरे ऊपर भी प्रेशर है, मैं करेक्टिव उसका एडिशन निकाला. नाउ ऑल दिस under pressure, if Reserve Bank of India can make mistakes, there are certain 10 errors which have been committed, and Reserve Bank of India admits. 90 में तो कोई admit नहीं करेगा, लेकिन है, they know that there are errors. तो genuine errors अगर हो गया तो कोई डरने की बात नहीं है. लेकिन अगर intentional error तुम करते हो तो तुम्हें कोई छोड़ने वाला नहीं है. And be worried in respect of exchanges. Keep the record ready.
जिसका एक्सचेंज किया है उसका इनकम टैक्स पैन नंबर अभी किसी बंदे को वेरिफिकेशन के लिए बिठाओ, और अगर उसका पैन नंबर कंफर्म नहीं है तो इमीडिएटली एसटीआर करके रिपोर्ट करो। जैसे आपने एसटीआर रिपोर्ट कर दिया आप छूट गए। अभी कोई आदमी तुम्हारे पास तुमच्याकडे खातं आहे आणि रेग्युलरली तो समजा त्याचा ॲव्हरेज इन्कम 50,000च्या घरात जर का असेल आणि त्याने जर का अचानक 50 लाख रुपये भरले, तुमच्या ओळखीचा आहे, मित्र आहे, मैत्री नाही, कस्टमर रिलेशनशिप नाही, बिकॉज यू आर आन्सरेबल। तुम्हाला सस्पिशियस ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेकॉर्ड्स इन द बँक्स बुक्स करायचे, not on the basis of your relationship with the client. I had to spend at least 3 hours with all my leaders to tell them, sir रिश्तेदारी बाद में निभाएंगे, अभी अगर ये है तो मैं रिपोर्ट करूंगा। आप अगर 50 लाख भर रहे हो साल का, तुम्हारा अगर तुम 6 लाख भर रहे हो, आज अगर तुम 50 लाख भर रहे हो, आई रिपोर्ट। तुम्हारा काम इतना ही है, रिपोर्ट करो। तुमने रिपोर्ट किया कि तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म, उसकी चालान, तो उसकी जिम्मेवारी तुमने लेने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ बैंकर वी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट कस्टमर इज डूइंग। रही बात डिमोनेटाइजेशन के चलने वाले इफेक्ट्स की, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक एज वेल एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज सपोर्टेड दिस मूव प्रिंसिपली बिकॉज the fake currency network which was being supported aggressively by Pakistan, where 12 lakh crores of notes of identical